गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आज मैथ्स के एक नए सेशन में। ये सेशन हमारा कम्प्लीटली आप सबके डाउट पर आधारित होने वाला है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने इस क्लास को खास रूप से तैयार किया है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे इस पर ध्यान दें और इसमें जो भी क्वेश्चन को आज हम लोग डाउट के रूप में सॉल्व करने वाले हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन टेंटेटिव्स हैं, यानी कि आने वाले क्वेश्चनों में से हैं। आप चाहे तो इनको अपने कॉपी में नोट्स भी करते जाएंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के प्रारूप पर आप घर जाकर इसी तरह के क्वेश्चन को ढेर सारे बनाने के प्रयास करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो आज का ये महासंग्राम नाम का ये टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये एक लंबा टॉपिक होने वाला है। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के इस आने वाले त्रैमासिक एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आपका जो ये आने वाला एग्ज़ाम है इसको हम लोग टर्मिनल एग्ज़ाम के रूप में हमने घोषणा किया है। और ये जून में टेंटेटिव है कि 1 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से आपके कुछ क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं जो आपने हमें चूज करके दिया है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने रियल नंबर से दिया है आप हमें कि सो डैट any number in the form of 4 to the power n, where n is natural number, can never end with 0। क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करेंगे। ऊर्जा के साथ जीवन में आपके शरीर में ऊर्जा का होना काफ़ी आवश्यक है। खास करके युवा अवस्था जैसे जैसे आते जाता है तो बच्चों में ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति होगी, जितना ज़्यादा ललक होगा, उतना ज़्यादा वो और भी जल्दी किसी चीज़ को ग्रहण कर सकेंगे। तो आप उसी उद्देश्य से सीखने का प्रयास करें। आप जो भी काम करें उसमें 100% देने का प्रयास करें। अगर आपने अभी डाउट क्लास में अपने आप को प्रिपेयर किया है तो उसमें आप अपना फोकस कम्प्लीटली रखें ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। देखिए, सो डैट करने के लिए कह रहा है एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर लेंगे जो कि इस तरह के फॉर्म में हो। पूछ रहा है क्या ये कभी भी 0 से एंड हो सकता है क्या? हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी हम नॉर्मली चेक कर रहे हैं, 4 का पावर 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है। अच्छा, 4 का पावर हम 2 रख रहे हैं तो 16 आ रहा है। बताइए क्या इसके लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, और भी रख देते हैं, 4 का पावर 4 रख लेते हैं इस बार, तब देखते हैं तो इसमें आ रहा है 256 आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा है 0। तो हमें यही करने का प्रयास है इसमें कि सर ये वाला नंबर जो है ये कभी भी इसके लास्ट में क्या होगा, 0 नहीं होगा। यही आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं किस प्रकार से ये प्रूव होने वाला है। सबसे पहले हमको इसमें लिखना है कि वी नो डैट, ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से आपको लिखना है। वी नो डैट एवरी नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब समझिएगा आप कहने का, जैसे कि हमने एक नंबर लिखा है 16। अब 16 का हम अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये 2 से लग रहा है 1 टाइम में, 2 से लग रहा है 4 टाइम में, 2 से लग रहा है 2 टाइम में, 2 से लग रहा है 2 टाइम में। अभी आप देखेंगे कि इसका जो फैक्टर आएगा ये इस प्रकार का आया होगा आपको, 2 to the power 4, यानी कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी कि किसी भी नंबर को हम एक यूनिक प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं हमेशा और हमेशा, वो इसी रूप में। इसके अलावा और इसको हम किसी प्राइम नंबर में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर में हमेशा वो एक किसी खास ही प्राइम नंबर में वो जाएगा, ये याद रखिएगा। जैसे कि एक नंबर हम लिख रहे हैं 15, इसका निकाल रहे हैं तो ये देखिए 3 into 5, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 into 5 ही लिखा सकता है 15 का, और कोई प्राइम नंबर के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। यही है अर्थमेटिक थ्योरी ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें और भी आगे। अभी हमने सीखा इसमें कि सभी नंबरों का क्या होता है, एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अच्छा, तो इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी हम यह कह सकते हैं कि 4 to the power n हैज़ यूनिक
प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर n, ठीक है, 2 का पावर 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, और n के लिए तो ये लिखे ही हैं। फिर यही सब चीज़ें हम लिख देंगे इसमें। चलते हैं अब इसके दूसरे पक्ष की ओर, देखते हैं। इफ एनी नंबर ended with 0 has unique factorization, prime factor 2 and 5। देखिए कह रहा है कोई भी नंबर का अगर हमको लास्ट में 0 चाहिए ना, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, तभी होगा 2 5 या 10, यानी कि 0 आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फॉर एग्जांपल हम अभी ले रहे हैं 200 का, देखिए इसके लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 के रूप में ज़रूर आएगा। 2 से किए 100, 2 से किए 50, 2 से किए 25, फिर किए 5। देखिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप में आया, तभी तो इसके लास्ट में 0 है। यानी कि कोई भी नंबर अगर इंड होना चाहता है 0 से, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ लीजिए एक तरह से कंक्लूसिव है ये सब, ठीक है। किसी भी नंबर का हम लास्ट में 0 देखेंगे तो उसको ये समझ लेना है कि उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 तो 110% होने ही वाला है। तब फिर हम इसमें देखते हैं, बट वी हैव, लेकिन हमारे पास है ये वाला नंबर, बट वी हैव ओनली 1 प्राइम नंबर विच इज 2। हमारे पास केवल क्या रहा है, एक ही प्राइम नंबर आ रहा है। अभी हम इसका कितना भी पावर करेंगे तो ये 2 वाला में तो आएगा, लेकिन 5 वाले टर्म में ये नहीं आ पाएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लेंगे इसमें तब भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए था 2 और 5, लेकिन आ रहा है क्या चीज़, 2। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं कि 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। ध्यान देंगे मेरे बात को। तो आपको हमने अभी क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा नंबर है जिसका कि 0 लास्ट में हो सकता है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो हम इसको देखें, इसको इस तरह से लिख के देखें, 4 टू द पावर n को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख के देखें, तो इसका प्राइम फैक्टर ग्रुप में सिर्फ क्या निकल के आया, सामने 2 निकल के आया। लेकिन हमें 0 लाने के लिए क्या क्या चाहिए था, 2 और 5 दोनों चाहिए था, जो इसके पास है ही नहीं। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि ये कभी भी क्या होगा, 0 से एंडेड नहीं होगा। यही था आपका ये थ्योरी, ठीक है। तो इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन आपको दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक और दे देगा क्वेश्चन आपको कि बताइए, यहाँ पर ये बदल दे रहा है, 12 का पावर n लिख दिया है, ठीक है, और कह रहा है बताइए ये कभी भी इंडेड नहीं होगा, किससे, 0 और 5 से। ज़रा सा देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग किया है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा था, सो डैट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 12 टू द पावर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n यहाँ दिया हुआ है नेचुरल नंबर के लिए, ये कभी भी इंड नहीं हो सकता, किससे, 0 और 5 से। फिर आप याद कीजिए कि हम सब चीज़ यही लिखेंगे इसमें, यहाँ सिर्फ बदल देंगे, 12 का पावर n लिख दिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं किसके टर्म में, 12 को देखिए करके, 12 को करते हैं तो 6 आ रहा है, फिर इसको करते हैं 3, यानी आ रहा है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, ये इस टर्म में आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए किस टर्म में, 0 और 5 में। तो क्या 0 और 5 आने के लिए हमें क्या चाहिए था, आना 0 आने के लिए 2 और 5 चाहिए था, ठीक है, और 5 आने के लिए तो 5 चाहिए ही होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 12 का पावर हम कितना भी कर ले तो उसके प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं 2 और 3, जबकि 0 वाला होने के लिए क्या चाहिए था, 2 और 5। फिर वही चीज़ें आ गई। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अनदर प्राइम नंबर्स है विच आर 2 and
3, हमारे पास 2 और 3 है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि 12 टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 और 5 से क्या होगा, इंडेड नहीं होगा। बस यही चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 2 क्वेश्चन आपने एक ही तरह का अभी इसमें देखा है, ठीक है। दोनों को थ्योरी बेस्ड था क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट लगेगी फिर से पूछेंगे आके, ठीक है। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने इसमें हमसे तीसरा क्वेश्चन इसमें पॉलिनोमियल का पूछा है। देखते हैं, पॉलिनोमियल भी अच्छा टॉपिक है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फ़ा एंड बीटाज ये जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। तब पूछ रहा है, बताइए वैल्यू निकालना है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है इसमें, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, यही पूछा जा रहा है ना। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक बात देख लें, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो इसका होता है माइनस बी बाय ए, जो आपको हमने फार्मूला में बताया भी है पहले। तो बी वाले टर्म में यहाँ पर नहीं कुछ है, तो यहाँ पर 1 है, तो हम लिख देंगे -1, और ए के बदले में है 6। अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, इसमें है सी बाय, सी के बदले में यहाँ पर है -2 और ए के बदले में है 6। इसको काट के हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3। चलिए आपका ये दोनों चीज़ें तो निकल गई, आपने देख लिया ये। अब हम अपने क्वेश्चन के अनुरूप चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, दोनों का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमें आता है अल्फ़ा बीटा। इससे इसमें डिवाइड करते हैं, यहाँ आ रहा है अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा से इसमें करते हैं डिवाइड, ये कट जाता है, बचता है बीटा, बीटा इंटू बीटा करते हैं तो बीटा स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। ध्यान देंगे, जिस बच्चे ने मेरे अलजेब्रा के सेक्शन को पढ़ा है उसके लिए आसानी हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर फ़ायदा उठाया है, ठीक है। चलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर कर दिए हम, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का कितना दिया हुआ है, -1/3। फिर नीचे जाते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा का कितना दिया हुआ है, फिर -1/3। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ऊपर की ओर ले जाके इसको, तब देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस सेक्शन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं अभी, वहाँ जो दिया हुआ है, तो हमें आ रहा है, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, ये आ जा रहा है 2/3, इसके बाद -1/3 है। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये 36 आ रहा है, ये 1 प्लस और इसमें आ रहा है ये 12 दूनी 24 आ रहा है -1/3, ये आ रहा है 25/36, और इसको हम पलट के लिख देते हैं तो आ जाता है -3/1। इसको काट करते हैं तो 12 आता है, तो ये आ गया -25/12, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन कहाँ है, तो आपका ये -25/12 जो है ये आंसर आ गया। तो आपने देखा, हमने इस फॉर्मूले का यूज कर कर आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग, इसको पकड़ो ऐसे। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी तरह से आप बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको आसान होने वाला है बनाना। फिर देखते हैं, अब इधर नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और आया है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर सॉल्व करके दिखाएं x/a प्लस y/b इक्वल्स टू a प्लस b।
चलिए अच्छी बात है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है इसमें एक्स बाय सर ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं दी गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आपको एलिमिनेशन से बनाना है या सब्स्टिट्यूशन से बनाना है या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना है या ग्राफिकल मेथड से बनाना है, ये आपको इसमें नहीं दिया है। तो आप करेंगे क्या, जब कुछ भी नहीं दिया रहे तो सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन, तो हम लोग एलिमिनेशन से ही बनाएंगे। देखिए ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हम ध्यान देंगे इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने से कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है, एक्स बाय ए है, यहाँ पर एक्स बाय ए स्क्वायर है, यहाँ वाई बाय बी है, यहाँ वाई बाय बी स्क्वायर है। क्यों ना हम इसको भी इसी तरह के फॉर्म में लाएँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इस ए बी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं एलसीएम लेने के बाद ए से ए को डिवाइड किए तो बी आया है, बी इंटू एक्स किए तो बी एक्स आ गया है, बी से बी को डिवाइड किए हैं तो ए आया है, ए इंटू वाई किए तो ए वाई आया है, इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि आपका इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में आ गया होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर दूसरे को सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है इसमें ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करने पर देखते हैं, ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और दूसरा इसमें देखिए ये बी स्क्वायर कट किया जाएगा, इसमें ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। ध्यान देने वाली बात यही है इसमें कि जब आपका इस तरह के फॉर्म में आ गया, एक हमने ऐसा निकाला, दूसरा हमने ऐसा निकाला। अब आपको ध्यान देना, एलिमिनेशन करने का मतलब होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में किसी एक पक्ष को आप कटाना चाहते हैं, यानी उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। अभी तो आईपीएल का दौर चल रहा है, अभी आपने देखा होगा क्रिकेट में किसी टीम के आगे में ई लिखा जाता है, यानी वो टीम अब इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर हो चुकी है, लगभग नहीं बल्कि बाहर ही हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह से साइन दे दिया जाता होगा एलिमिनेट, और कहीं पर लिखाता होगा क्यू। तो कुछ लोग खुश होते होंगे, कुछ लोग परेशान होते होंगे। जिनके आगे ई लिखाता होगा उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, जिनके आगे क्यू लिखाता होगा उन्हें खुशी महसूस होगी कि वाह हमारा सिलेक्शन तो हो गया, हम क्वालिफाई कर गए हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन की बातें हो रही है, यानी हम इसमें जो दो टर्म दिया हुआ है एक्स वाला और वाई वाला, किसी एक को हम इसमें से हटाएंगे, चाहे जैसे हटाना पड़े, उसमें जोड़ करना पड़े, घटाव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हटाना तो उसको है। देखते हैं कैसे हटाया जाए उसको। चलिए तो हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए पहला इक्वेशन ये था। दूसरा हमारे पास है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि सर इसमें या तो हम x वाले को कटवा दीजिए या तो y वाले को, इसमें से किसी एक टर्म को हटाना होगा आपको। हम क्या कर रहे हैं, y वाले को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है, यहाँ देखिए a है, यहाँ पर a स्क्वायर है। हम क्या करें, इसको जो ये a स्क्वायर हो जाए तो इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तब ये टर्म बन जा रहा है क्या चीज़, ए बी एक्स, ये पूरे टर्म में a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आ रहा है ये ए स्क्वायर वाई, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है ए क्यू बी और प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया आपका, ठीक है टर्म। चलिए इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों तो ऐड ही होने वाला है। तो फिर हम करें क्या इसमें, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके साइन को बदलेंगे। यहाँ कुछ साइन नहीं है तो यहाँ माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी कुछ साइन है तो माइनस। देखते हैं ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ए क्यू बी बचा है, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपके पास अभी ये सारी चीज़ें आई है, ध्यान देना है इस पर। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। अब हमारे पास बचा हुआ है ए बी एक्स
माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही आपके पास बचा हुआ है। हम करें तो क्या इसमें करें, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचा है ए बी। अच्छा ये भी कॉमन हो सकता था इसमें, देखिए ध्यान से, x भी कॉमन हो रहा था और b भी कॉमन हो रहा था, दोनों में b भी है। तो यहाँ बचा है a और यहाँ बचा हुआ है माइनस b। इस दोनों में देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में देखिए यहाँ x a का पावर 3 है या a का पावर 2 है, तो छोटा वाला लेते हैं, a का पावर 2 दोनों में से निकाल लिए। b है एक और इसमें b 2 है तो एक ही b निकाले। यहाँ देखिए एक a बच गया है, फिर माइनस यहाँ पर एक b बच गया है। ये टर्म और ये टर्म दोनों कट रहा है, बी एक्स इक्वल टू आ जा रहा है ए स्क्वायर बी। फिर हमको इस b से इस b को काट देना है, x इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। आपका एक नंबर निकल चुका है। अब हम अपने मन से इसमें पुट कर देते हैं, वी पुट x इक्वल टू ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2। सेकेंड में पुट करते हैं तो x के बदले में हम क्या रख रहे हैं, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये दोनों कट के 1 हो गया है, 1 प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया है। यानी कि हमारा आ गया है वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया है, बी स्क्वायर। आपका देखिए दोनों आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है ना मज़ेदार, आप इसको सिलसिलेवार ढंग से इसी तरह से बनाइएगा तो आपका ये सॉल्व ज़रूर होगा। ठीक है, वैसे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये जो आ रहा है हमारा क्वेश्चन, ये है रूट वाला। बहुत बच्चे को रूट से दिक्कतें आती है, जैसे ही रूट लग जाता है ना उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, बल्कि ऐसा उनको नहीं सोचना है। देखिए पहला इक्वेशन इस तरह का है दिया हुआ, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है अंडर रूट 5x और प्लस है प्लस अंडर रूट 2y इक्वल्स टू 0। देखिए इस तरह के फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तब अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ हमने कहा था आपको कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएं तो उसमें ये बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ नहीं है और सॉल्व करने के लिए दिया है तो आप अपने मन में यह सोच कर चले कि हमें एलिमिनेशन मेथड ही अपनाना है। सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड ही है, ठीक है। तो अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं इसमें। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि हम किस टर्म को इसमें से एलिमिनेट करेंगे। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी दो अपोजिट वाले साइन वाले होते हैं नंबर, उसी को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो आसान होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दोनों इक्वेशन प्लस वाले में था तो हमने उसमें उसका सब्सट्रैक्ट का काम किया, लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस में और प्लस में है, यानी इस टर्म को कटवाना आसान होगा, इस टर्म को हटाना बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन हटाए कैसे, ये दोनों तो अलग अलग है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आ रहा है। यानी अगर हम दोनों को √6 ही बना दे तो हम इसको क्या कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया है, इसको किए तो आ गया इतना, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं तो ये आ जाता है √15, ठीक है, प्लस इसको करते हैं तो ये आ जाता है इतना, और किसी भी नंबर को 0 से करेंगे तो यही रह जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें दोनों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक माइनस में था एक प्लस में था, ठीक है। तो ये कट चुका है, हमारे पास क्या आया है 2x प्लस अंडर √15x इक्वल्स टू 0 आ गया है। देखिए किस तरह के टर्म में आ गया ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से x निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 प्लस अंडर √15 इक्वल टू 0। चलिए x इक्वल टू देख लेते हैं, ये टर्म उधर जाएगा तो आ जाएगा 0/2 प्लस अंडर √15, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें 0 आ जा रहा है। अब x का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हम यहाँ पर रख कर भी देख लेते हैं।
तो √2 इंटू एक्स के बदले में 0 रख रहे हैं माइनस √3y इक्वल टू 0। देखिए ये टर्म तो 0 ही हो गया, माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ये आया है आपको √3y इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा 0/√3, ये तो 0 ही होगा, यानी कि x का वैल्यू भी 0 आया है और y का वैल्यू भी आपको 0 आ गया। यही था आपका रूट वाला क्वेश्चन जिसको लेकर आप हैरान और परेशान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और आया है। एक बच्चे का इसमें क्वेश्चन है कि सर इसमें आपने साइन चेंज कहाँ किया। तो आपको यह ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि सर साइन चेंज तब करेंगे जब दोनों साइन अलग अलग ना हो। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहता कि प्लस वाला में ही, तब तो ये कटते नहीं, तब हम इसका साइन चेंज करते। लेकिन पहले से इसमें दिया हुआ है माइनस में, तो बताओ एक प्लस में एक माइनस में और दोनों नंबर सेम है, तो ये तो ऑलरेडी कट ही जा रहा है, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत तो आएगी नहीं। तो ये ध्यान रखना है जब भी साइन चेंज करेंगे तो इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, चलिए एक क्वेश्चन आ गया है अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बच्चे का क्वेश्चन था, डाउट क्लास चल ही रही है, तो डाउट क्लास में अब आने वाले नए सेशन जो है वो क्लास 9th का डाउट क्लास का है। उसमें भी हम लोग देखेंगे नए नए बच्चों के साथ नए नए प्रश्नों को। और बच्चों के साथ दिक्कतें यही है कि जब बच्चे जब एक दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उनको लगता है कि सारा का सारा मैथ जो है अब बोरिंग है, बिल्कुल उबाऊ है, अब अच्छा नहीं होगा वो। हालांकि अगर वो तरीके से कैलकुलेट करें तो उनसे भी सारे क्वेश्चन वो बनेंगे ही बनेंगे। देखते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन जो है a/x माइनस b/y इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ab² x/x प्लस a² b/y, शायद यही क्वेश्चन है, हाँ, इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम के इस मेथड को ज़रूर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो इस मेथड को हम लोग सबसे अलग मेथड बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड बोलते हैं। लेकिन अगर नज़र से अच्छे से देखा जाए तो ये मेथड भी उतना भी ख़राब नहीं है जितना हम लोगों के नज़रिए पे बैठा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ आ रहा है XY, इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो बचता है y, यहाँ आ गया ये AY, इससे इसमें डिवाइड किया बचता है x, ये आ गया BX इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा AY माइनस BX, और अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, यानी कि आपका ये पहला इक्वेशन इस तरह का सॉल्व हुआ। चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। इस बार है XY, x से इसको डिवाइड किए तो ये ख़त्म हो गया, y बचा है, तो यहाँ आ जाएगा AB² प्लस y से इसको डिवाइड किए बचा x वाला, तो A² BX इक्वल टू A² B², ऐसा आ गया है। एक लाइन और बना लेते हैं, AB² प्लस A² BX इक्वल्स टू A² B² इंटू XY। देखिए ये आपका टर्म आके तैयार है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये था दूसरा इक्वेशन, वो था पहला इक्वेशन। ठीक है, तो हम दूसरे इक्वेशन को एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर, AB² प्लस A² BX माइनस A² B² इंटू XY। ठीक है, ये तो आपको आ गए हैं दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं इसमें फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए। A1 चाहिए, B1 चाहिए, C1 चाहिए, A2 चाहिए, B2 चाहिए और C2 चाहिए। सब देखेंगे अभी, ध्यान से देखिएगा, सब देखेंगे अभी हम लोग। चलिए A1 वाले में देखते हैं, यानी कि पहले इक्वेशन में A1 में क्या दिया हुआ है, ये वाला टर्म है। ठीक है, ध्यान देना, A1 में दिया हुआ है माइनस B। ठीक है, B1 में दिया हुआ है आपका A और C1 में दिया हुआ है 0, क्योंकि इधर है ही नहीं कोई टर्म। चलिए दूसरे में देखते हैं, A2 में दिया हुआ है आपका
ए स्क्वायर बी, ये वाला टर्म, B2 में दिया हुआ आपका ए बी स्क्वायर, और C2 में दिया हुआ आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, सॉरी माइनस भी था ना यहाँ पे, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई। यही आपका यहाँ पर आया है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ये तो लिखना ही होगा ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। अब हम x वाले टर्म का निकाल रहे हैं, तो उसका होता है B1C2 माइनस B2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1। ये फार्मूला है शायद इसका, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम इसको पुट करने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक में हमारा ये बन के तैयार होता है, ठीक है। चलिए x के बदले में हम अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह की अभाव है इसमें, देखते हैं B1 के बदले में क्या दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, तो हम a इंटू C2 के बदले में क्या दिया हुआ है, तो ये वाला टर्म दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है। फिर देखते हैं माइनस B2 के बदले में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, ठीक है। C2 के बदले में B2C, यहाँ गलती हो गया था ना, हाँ। अब देखिए B2 हो गया। अब देखते हैं C1 के बदले में, देखते हैं तो C1 के बदले में दिया हुआ है यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आसान हो जाएगा आपका अब काम। यहाँ देखते हैं फिर है A1 है दिया हुआ, A1 में आपको माइनस B दिया हुआ है, ठीक है। B2 में देखते हैं हमको दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस A2 में देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी, ठीक है, और B1 में दिया हुआ है आपको a। चलिए हमने सब का फॉर्मूला पर देखा ये फार्मूला, और उस पर हमने क्या किया, सब के वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं x इक्वल टू, ये वाला टर्म तो हमारा गायब ही हो गया है, हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास ये बचा हुआ है a इंटू, अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। और इसको अच्छे से इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स वाई, ठीक है, और वाई नीचे में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी का पावर 3, फिर माइनस ए का पावर 3 बी। ध्यान देंगे आप इस बात को, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x और x वाले टर्म को कट कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ बचा है 1 इक्वल टू, ये बचा हुआ है ए वाई इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय नीचे ए बी क्यू माइनस ए क्यूब यू। ध्यान देना है इस पर अभी भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 करते हैं, अब और देखते हैं सॉल्व करके क्या और भी सॉल्व हो सकता है कुछ इसमें। तो a को हम अंदर भेज दे रहे हैं, यहाँ बच रहा है y, यहाँ पर देखते हैं तो बच रहा है यहाँ पर क्या चीज़, ए क्यू, अंदर में माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, और बाद नीचे देखते हैं इसमें हम लोग अब कॉमन लेके देखते हैं क्या इस तरह के टर्म कटने वाले हैं या नहीं कटने वाले, ये भी चेक करेंगे अभी हम लोग। तो 1 सॉरी इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जा रहा है, इसमें कॉमन कुछ है, कॉमन नहीं, अभी हम ऐसे ही लिख देंगे इसमें। चलिए और इसमें सॉल्व करते जाते हैं, देखिए थोड़ा देर में अब इसका निकलने ही वाला है सब कुछ। तो आपको आ रहे हैं अब 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आया है y इंटू माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर बाय माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू बी। ध्यान देंगे इस बात को, y इक्वल टू यहाँ पर है माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन वाले में कि दोनों में ए बी वाला टर्म है, तो ए बी वाला टर्म हम दोनों में से निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें से अगर हमने ए बी का टर्म निकाला है माइनस वाले में, तो यहाँ बच रहा है क्या चीज़, सिर्फ बी स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ बच रहा है आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं दोनों में निकाल के, इसमें भी देख रहे हैं यहाँ क्या बच रहा है। दोनों में से हमने क्या किया है, माइनस निकाल, सॉरी यहाँ पर ये प्लस में आ गया है, हमने गलती लिख दिया था यहाँ पे, हाँ। चलिए अब देखते हैं इसमें
इस टर्म में हम निकाल के देख रहे हैं, दोनों में से हमने क्या किया, माइनस ए निकाल दिया है। तो माइनस ए निकाला है तो यहाँ बचा हुआ हमारा ए स्क्वायर, और ये माइनस तो चला ही गया है तो यहाँ बचा हुआ हमारे पास में बी स्क्वायर। नीचे भी क्या है, माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए दोनों टर्म कटने वाले हैं, कट भी गया है, यानी 1 इक्वल्स टू क्या आ गया है, माइनस ए वाई बाय माइनस ए बी। देखिए अभी भी कटने वाला है, ये कट गया है, ये कट गया है, यानी कि 1 इक्वल टू क्या आ गया है, वाई बाय बी। यानी कि आप एक बाय एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे आ गया, वाई को इससे मल्टीप्लाई किए, यानी वाई का वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गया है, बी प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसके दूसरे फार्मूला लगा के दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यही था आपका इसको निकालने का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन फार्मूला याद है। हमने पहले ही आपको बोला है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका ये गलती होने का संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व कर लेंगे घर पे जाके। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्या था, चलिए एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान देंगे इस पर कि क्या दिक्कतें हुई है इसमें। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इक्वेशन को बनाकर लिख देना, और इक्वेशन को हम कैसे बनाएं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन है कि सर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है सर, तो रेक्टेंगल में आप सभी जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ का चक्कर रहता है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना कि लेंथ और ब्रेथ वाला, और ख़ास करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन रहे, तो आपका काम सबसे पहले होना चाहिए कि आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लें लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ब्रेथ इक्वल टू वाई। देखिए 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से ही है। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ निकल गया है तो हम एरिया निकालना चाहे तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि L इंटू बी होता है, यानी कि एक्स वाई हमारा एरिया आ चुका है। ध्यान देंगे इस बात पर। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अभी हमारे प्रश्न में नहीं कर रहा था, लेकिन हमने इसको निकाला है ताकि हमें आगे सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला, हेल्पफुल है ये। इसके बिना आपका ये सॉल्व होगा भी नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लेंथ को 5 मीटर घटा दिया जाए और ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि न्यू लेंथ क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू लेंथ, यानी कि लेंथ को कह रहा है 5 मीटर रिड्यूस कर दिया गया, रिड्यूस मतलब होता है घटाना, और ब्रेथ को कह रहा है कि 2 मीटर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तब देखते हैं कि न्यू एरिया क्या आया है। इस बार का एरिया क्या आ जाएगा, तो इतना इंटू इतना। आपने सॉल्व करने अगर सीखा होगा तो इसको सॉल्व करके देखें। तो x इंटू वाई कर रहे हैं तो एक्स वाई आ जा रहा है, x इंटू 2 कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, माइनस ये 5y आ रहा है, और माइनस ये 10 आ रहा है। यही आपका एरिया नया वाला आया है इसके अनुसार, ठीक है। तब क्वेश्चन में इसमें कह रहा था कि पुराना वाला जो एरिया था उससे ये घटकर 80 कम हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं ये नया वाला एरिया, ये पुराना वाला एरिया, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 80 का। तो पुराना वाला एरिया, ठीक है, और ये नए वाले एरिया, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, इक्वल्स टू 80। ध्यान देंगे मेरे बातों को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन इसमें आने ही वाले हैं। तो देखिए एक्स वाई, ये हम पुराना वाला एरिया लिखे हैं, ये नया वाला एरिया लिखे हैं, ठीक है। तो हमको पता कैसे चला कि इसमें सर घटाना ही है। तो इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट दे क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा था कि पुराना वाला जो एरिया था वो घटकर 80 हो गया है, यानी उससे कम हो गया है कौन, ये। तो हमेशा हम जानते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया जाता है, तो बड़ा वाला पुराना एरिया हो गया और नया वाला छोटा एरिया हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों को सब्सट्रैक्ट किया और यहाँ 80 लिखे हैं। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए, ये माइनस में आ गया, ये आ गया है माइनस में, ये आ गया है प्लस में, और ये आ गया है प्लस में। ये सब आपको बताने की ज़रूरत ऐसे होगी नहीं। ये एक्स वाई कट गया है, आपके पास आ गया है इतना, ये 10 उधर जाएगा तो 70। देखिए पहला इक्वेशन आ गया। आगे देखते हैं इसमें, तो ये एक इक्वेशन तो आ गया हमें। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड सेक्शन को पढ़ते हैं हम।
इस बार कह रहा है कि अगर लेंथ को 10 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 5 कम कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 10 बढ़ाया है इतना हो गया है, और न्यू ब्रेथ देखते हैं, इसको कह रहा है 5 कम कर दिया जाए। 5 ही कम करना है ना, देख लिया जाए। ठीक है, तब अब देखते हैं न्यू एरिया क्या आ जा रहा है। तो नया एरिया बराबर क्या हो जाएगा, x + 10 इंटू हो जाएगा y - 5। आप सॉल्व कर सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें x y आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करें -5x आएगा, फिर 10 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10y प्लस माइनस ये 50। ठीक है, इस बार क्या कह रहा है कि इस बार जो ये जो एरिया है ना, ये आ गया है पुराने वाले से 50 अधिक, तो इस बार यही आ गया अधिक, यानी कि बड़ा नंबर कौन हो गया, ये हो गया है। तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार इसको आगे लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे इसको, बराबर लिखेंगे 50। ठीक है, चलिए ये और ये कट गया है, हमारे पास बचा हुआ है -5x + 10y - 50 = 50। -5x + 10y = ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 100। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन यहाँ था, दूसरा इक्वेशन यहाँ है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रारूप में बना सकते हैं तो आसान होगा। देखते हैं नए वाले क्वेश्चन को। और एक बच्चे का प्रश्न आया है इसमें, अभी तो आप हमसे इस डाउट क्लास में पूछते जा रहे हैं, हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे सीखकर और भी अच्छे से दूसरों को भी सिखा सकें। सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रिया एक साथ होते रहे तो मज़ेदार रहेगा। ठीक है, और वास्तविक मज़ा उसी में है जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं और उसको किसी को सिखा पाते हैं, जीवन भर आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बार आपको निराशा हाथ लगेगी अपने जीवन में, लेकिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया से हम जुड़े हुए हैं तो हमें महसूस होता है जब हम रात में सोने को जाते हैं बेड पर, और जब आपको हम संतुष्ट करके जाते हैं कि हाँ भाई आज हमने बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखाए हैं, एक सुकून वाली नींद लेते हैं कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया अपने जीवन में। तो आप भी ऐसे सीखें जिससे कि आप दूसरे को सिखा सकें, और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रही है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एजुकेशन ये होनी ही चाहिए आपके इस सोसाइटी में, ताकि आपका सोसाइटी अच्छा होते रहे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। इस बार क्वेश्चन ज़रा सा अलजेब्रिक टाइप, ये ज्योमेट्री टाइप का है। एक ट्रायंगल का एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है ट्रायंगल में, कि एंगल C = 3 एंगल B = 2 एंगल A + एंगल B। देखिए इस तरह का इसमें आपको दे दिया है। ठीक है, हमको इसमें निकालने के लिए कह रहा है सारा एंगल एक ट्रायंगल के अंदर, यानी कि एक ट्रायंगल है A B C, इसके 3 एंगल है, उसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है इन सब चीज़ों को। तो देखते हैं कैसे निकाला जाए इसको। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हमारे पास 3 तरह का टर्म तो लेने का पावर है नहीं, हम कितना भी करेंगे तो हम इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो 2 ही टर्म ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, जहाँ तक पॉसिबल है आप इसके लास्ट सेक्शन को देखिए, A + B लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम एंगल A को मान लेते हैं x और एंगल B को मान लेते हैं y। ठीक है, तब हम देखते हैं एंगल C क्या हो जाएगा। तो एंगल C क्या कह रहा है, दोनों के जोड़ से कितना है, 2 गुना है, यानी कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 2x + 2y। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे बातों को। एंगल A हमने माना है, एंगल B हमने माना है, एंगल C हमने इस इक्वेशन का यूज करके निकाल लिया है। ठीक है, 2 के बदले में यहाँ 2 डाला है, A के बदले में हमने x डाला, B के बदले में y डाला, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + y प्लस इस दोनों का भी 2x + 2y = 180 डिग्री। तब हमें क्या आ जा रहा है, 2x + x कर रहे हैं तो 3x आ रहा है,
2y प्लस वाई कर रहे हैं तो 3y आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इस 3 से इसको कट करते हैं 60 टाइम में, x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 चला आया है। ठीक है, ये तो एक आपको मिल चुका है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। थोड़ा सा रोकना, आगे देखते हैं। अब आ रहा है हमारा इस क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन। इस बार देख रहे हैं इसके लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B। बड़ा ही अद्भुत बात लिखा हुआ है। अच्छा, एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B, यानी कि C के बदले में हम क्या लिख सकते थे, 2x प्लस 2y, यही ना। और 3 और B के बदले में हम क्या लिखते थे, y, यानी कि 3y लिख दिए हम यहाँ पर। ध्यान देंगे इस चीज़ को। चलिए आ गया 2x और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए दूसरा इक्वेशन भी आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको कहीं इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। कितना मिनट का ये सेक्शन हुआ है, स्टार्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। हमने रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जो कि प्रूव करने वाले थे। हमने पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। हमने अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस प्रकार से हमारा ये जो डाउट क्लास का ये फर्स्ट सेक्शन था, आज हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। कल फिर हम मिलेंगे इसी महासंग्राम के दूसरे भाग में, और कल हम इससे पूरी तरह से महामंथन करते हुए निकल जाएंगे, इसके मंथन में पहुंचकर। और तब परसों जो है इसका हम इससे महाअमृत निकाल लेंगे, यानी कि सारा का सारा जो भी डाटा होगा उसको निकाल लेंगे। और फिर आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चनों का हम यहाँ पर जिक्र भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप उसे ज़रूर और ज़रूर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो आ ही जाए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेक्शन महासंग्राम जो है ये आपको पसंद आया होगा। आने वाला जो है महामंथन और महाअमृत, वो दोनों भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।